तो हेलो लर्नर्स, आज हम इग्नू का जो हिंदी आलोचना है उसके बारे में देखेंगे। तो ये यूजीसी नेट सेट वालों के लिए ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो एमए हिंदी और बीए हिंदी दोनों में हिंदी आलोचना है। लेकिन जो बीए हिंदी है उसमें उसकी किताबें मैंने नहीं देखी हैं। तो कौन से सेमिस्टर में आपको ये हिंदी तो लर्नर्स, आपको कौन से सेमेस्टर में बीए में हिंदी आलोचना है अभी आपको आ रहा है, तो वो आपको देखना है। ठीक है, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थर्ड से फिफ्थ सेमेस्टर में हिंदी आलोचना है, लेकिन उसका नाम कुछ अलग रखा गया है। तो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर हम टॉपिक में आते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से भारतीय काव्यशास्त्र फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, और हिंदी आलोचनाकारों का क्या कहना है इसके बारे में इग्नू की किताबों में होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हिंदी जो इग्नू के बुक्स होते हैं वही सबसे अच्छे होते हैं वैसे तो। फिर भी हम रेफरेंस के लिए कभी कभी दूसरे किताबों को भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वाणी प्रकाशन का एक किताब लिया है। उसका नाम भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पहचान है, जिसको प्रोफेसर हरिमोहन सिंह जी ने लिखा है। ठीक है, तो ये उनसे लिखा गया है। तो इसमें रस सिद्धांत के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य सिद्धांत हैं। तो रस सिद्धांत का विकास कब हुआ ये देखते हैं। तो रस सिद्धांत जो है इसका विकास नाट्यशास्त्र संबंधी एक पुस्तक में इसके बारे में दिया गया है। इसका समय ईसा पूर्व 6ठी शती से लेकर ईसा की दूसरी शती तक माना गया है। ठीक है, तो मतलब एक अनुमान लगाया गया है कि इसका विकास ईसा की 6ठी शताब्दी से ईसा की दूसरी शताब्दी तक हुआ होगा। तो जब भी हम ईसा पूर्व कहते हैं तो इसको हम उल्टी तरह से गिनते हैं। ठीक है, मतलब जो पहली शताब्दी है उससे पीछे का समय जो होता है ना, उसको ईसा पूर्व कहते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी कहा, तो पहली शताब्दी से 600 वर्ष पीछे जाना है। ठीक है, तो अभी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी मतलब अब से लेकर पहली शताब्दी तक कितने वर्ष हुए? 2000 वर्ष। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी मतलब अब से लेकर 2600 वर्ष पीछे। ठीक है, इस प्रकार आपको काउंटिंग करना होता है। समझ गए ना ईसा पूर्व मतलब? तो इस समय रस सिद्धांत का विकास हुआ। इसको भरत मुनि जी ने लिखा। यह नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, तो जो रस सिद्धांत है वही सभी सिद्धांतों का आधार है। ठीक है, अलंकार ले लीजिए, रीति, कोई भी सिद्धांत ले लीजिए, उसका आधार रस सिद्धांत ही है। अब बाद में जो भी है विश्लेषणकार आए, उन्होंने रस सिद्धांत को ही आधार बना के कुछ और बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अब अलंकार सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो अलंकार सिद्धांत में क्या होता है कि जो काव्य है उसमें कहा गया है कि जो काव्य है उसमें अलंकार बहुत ही प्रमुख होते हैं। तो इसका आधार भी रस ही है, लेकिन
नाम अलंकार सिद्धांत कहते हैं, लेकिन तो इस इस इसके जो विश्लेषक हैं मुख्य रूप से भामा हैं, ठीक है। फिर रीति सिद्धांत के प्रवर्तक वामन हैं, ठीक है। तो रीति मतलब कुछ नहीं होता है, शैली होता है। मतलब अब मान लीजिए मैं ही एक कवि हूँ, तो एक ही बात पर दो कवि अलग 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 तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मतलब शैली अलग होती है। तो मान लेते हैं दो कवियों ने पानी पर कविता लिखी है, लेकिन दोनों की शैली अलग होगी, ठीक है। ये तो यही रीति है, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक वामन है। फिर वक्रोती। तो वक्रोती में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे सरल भाषा में यही कह सकते हैं कि वक्रोती मतलब एक प्रकार से हम एक व्यंग्य कह सकते हैं। मतलब जो कहा गया है वो साधारण अर्थ से कुछ अलग निकलेगा, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हम बहुत दिनों बाद हम किसी मित्र से मिल रहे हैं, तो हमने उससे कह दिया कि अ, तुम तो बहुत महान हो गए हो, आजकल दिख ही नहीं रहे। तो यहाँ पर साधारण अर्थ लेंगे तो यही आएगा कि मित्र बहुत महान हो गया है, लेकिन इसका कुछ और अर्थ निकल रहा है कि तुम बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक प्रकार का व्यंग्य होता है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें एक प्रकार की विचित्रता होती है, ठीक है। तो इसमें असहज होता है ये बहुत। वाक्य जो भी काव्य होता है असहज, विचित्र, टेढ़ापन होता है। तो वक्रोक्ति में ये सभी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सरल शब्दों में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वक्रोक्ति के लिए विचित्रता अनिवार्य होती है, ठीक है। तो मतलब इसी से तो अब काव्य में कुछ क्या कहते हैं हम, कुछ विशेषता आएगी ना। तो वक्रोक्ति को कुंतक ने इसका बहुत विकास किया है, ठीक है। फिर औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र का है, क्षेमेंद्र। हाँ, तो हाँ, तो औचित्य का विकास क्षेमेंद्र ने किया है। तो यहाँ पे क्षेमेंद्र, तो इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। वह औचित्य का मतलब होता है कि अब मान लीजिए कि औचित्य का साधारण भाषा में कहें तो जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ हो तो बहुत अच्छी दिखती है, ठीक है। तो यही औचित्य है। मतलब अब मान लीजिए कि सूरज है, तो सूरज आकाश में चमक रहा है कहूँ, तो वो औचित्य है, उसमें सुंदरता है ना। अगर मैं ये कहूँ कि सूरज धरती पर आ गया है, तो इसमें कोई औचित्य है क्या? मतलब सूरज धरती पर कैसे आ सकता है ना। तो औचित्य यही होता है। मतलब जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए अगर हम उसे वहाँ रख दें तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है। अब यही बात काव्य में भी उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे अब मैंने कहा कि पानी पानी में कमल खिल रहा है हंसमुख होकर, ठीक है। तो इसमें औचित्य है, पानी है, उसमें कमल खिल रहा है, कैसे खिल रहा है, हंसमुख होकर। अगर मैं कोई कवि ये कहे कि
कोई कवि कहे कि पानी में कमल खिल रहा है बहुत दुखी होकर, तो यहाँ पे औचित्य इस बात का नहीं है कि कमल जब खिलता है ना, तो थोड़ा एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कोई हंस रहा हो। मतलब खिलना मतलब क्या है, ठीक है, जैसे चेहरा खिलता है तो वही कमल भी खिलता है। खिलना जब हम कह रहे हैं तो दुख में तो चेहरा नहीं खिलता, तो यहाँ पर कमल तो खिल रहा है, तो दुख वहाँ पे क्या होगा, औचित्य नहीं होगा। मतलब वो शब्द या वो अर्थ वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही औचित्य है, और बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं इस पर। जैसे अ, बच्चा अ, खाना चाहता था कुछ मिठाई, मिला जब उसे मिठाई, तो एक खिल उठा वह बच्चा। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो यही बात को अगर हम कुछ और तरीके से कहने का प्रयास करें, तो बच्चा खाना चाहता था मिठाई, जब मिला उसे मिठाई तो दुख हुआ उसे बहुत बड़ा। तो यहाँ पर देखिए, जब उसे मिठाई मिल रहा है तो उसे दुख क्यों होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि औचित्य इसमें नहीं रह गया है। मतलब जो चीज़ जैसी होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई, या वैसी नहीं रखी गई, तो यहाँ पे औचित्य की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं औचित्य में देने के लिए, ये बहुत जल्दी समझ में भी आ जाता है। औचित्य सिद्धांत सभी सिद्धांतों में बहुत जल्दी समझ में आने वाला सिद्धांत होता है, ठीक है। तो साधारण भाषा की बात से हम औचित्य सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो दूसरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, इसमें तो बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, तो उसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सभी का धन्यवाद।